नमस्कार स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक्स पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले हमने किया था डेरिवेशन किया था बेंडिंग इक्वेशन का। बेंडिंग इक्वेशन थी हमारी m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, अब अगर इसमें हम छोटे पोर्शन पर ध्यान दें, देखिए m तो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, i हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है m हम निकालेंगे कैसे, जो हमने अभी तक एसएफडी बीएमडी में पढ़ा था। एसएफडी बीएमडी में मैक्सिमम निकालेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा बीम पे। ठीक है, अभी तक हमने किया था, कहाँ था, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था तो हमें पता चला था कि यहाँ इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। अब देखिए आई जो है वो सेक्शन पे डिपेंड करता है। सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन। देखिए बीम जो है, बीम वैसे तो लंबी होती है, हमने देखी है, लेकिन उनके क्रॉस सेक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप कुछ आपने देखे होंगे कुछ सेक्शन जैसे बिल्डिंगों में लगे रहते हैं बड़े बड़े, तो चकोर पाइप्स होते हैं, उनको रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस बोलते हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ एंगल सेक्शंस होते हैं जो एंगल्स होती हैं हमारी लगी हुई। ठीक है, रेलवे लाइन का आई सेक्शन होता है। अगर आप रेलवे लाइन को देखेंगे तो रेलवे लाइन का जो सेक्शन है वो इस तरीके का रहता है, इसको आई सेक्शन बोलते हैं क्योंकि ये आई शेप का रहता है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। इन क्रॉस सेक्शन का हमारा क्या निकलता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकालना जरूरी होता है इनका। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फार्मूले हैं इनके। देखिए एक अगर हमारा सॉलिड है, यानी कि सॉलिड हमारा रेक्टेंगल है जो अंदर से खाली नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये जो b है इसकी वो विड्थ है, d इसकी डेप्थ है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा b d की पावर 3 अपॉन 12, b d क्यूब अपॉन 12। और जो y है, y यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, d/2। पूरा d है तो ये आधा होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस बीच में से पास होगा, और जो इसका सेंट्रॉइड है वो भी बीच में ही होगा। सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस पे ही लाई करेगा हमेशा। ठीक है, सेंट्रॉइड हम बता चुके हैं पहले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में क्या डिफरेंस है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी बॉडी का कुछ मास होता है हमारा। हम ये मान के चलते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रही है, यानी कि सारा मास जो है उस एक बिंदु पे केंद्रित है, और वहीं हमारी क्या लग रही है, जो है हमारी फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड ऐसी बॉडीज़ के लिए होता है जिन बॉडीज़ का कोई मास नहीं होता, जिन्हें हम लेमिना भी बोलते हैं, जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ी थी। लेमिना मतलब जो एक ही डायमेंशन में होती है। ठीक है, तो उन लेमिनास का हमारा सेंट्रॉइड होता है। अब ऐसे ही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, यहाँ से खोखला, तो उसकी बड़ी डेप्थ d है, छोटी डेप्थ d है हमारी अंदर वाली, और ये जो उसकी विड्थ है वो बड़े वाली b है, अंदर की स्मॉल b है, तो इसके लिए आ जाएगा बी डी क्यूब, कैपिटल बी डी क्यूब अपॉन 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12। और इसके लिए जो वाई मैक्स रहेगा वो d/2 रहेगा। वाई मैक्स का मतलब है कि यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से जो अधिकतम दूरी है, ठीक है, ऊपर या नीचे, वो कितनी हो सकती है, d/2, या तो ये वाली या ये वाली। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये एक सॉलिड हमारा सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका होता है पाई d4 अपॉन 64। ठीक है, d यहाँ डायमीटर है इसका, तो y हो जाएगा d/2। इसका भी सेंटर से पास होता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो भी यहाँ पे होगा सेंटर में। फिर अगर हमारा हॉलो है, पाइप जो हम देखते हैं, ठीक है, पाइप सेक्शंस या ट्यूब, तो उन ट्यूब्स के लिए हमारा कितना आता है, क्योंकि दो डायमीटर होंगे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो ये हो जाएगा π/64, बड़ा डायमीटर की पावर 4 माइनस छोटा डायमीटर की पावर 4, और जो वाई मैक्स है इसका वो कितना हो जाएगा, d/2। वाई यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से जो अधिकतम दूरी वाली लेयर है। तो अधिकतम दूरी वाली लेयर कौन कौन सी, एक तो ये है ऊपर और एक ये हमारी नीचे। दोनों की जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से वो कितनी होगी, d/2 और d/2, कैपिटल d/2 कैपिटल d/2। देखिए अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें, इस इक्वेशन को हम खाली इस पोर्शन पे ध्यान दें, इस पोर्शन पे अगर हम ध्यान दें तो y अपॉन सिग्मा अपॉन y यानी कि स्ट्रेस अपॉन ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू m अपॉन i। अगर ये मैक्सिमस कर दें, देखिए मैक्सिमम कहाँ होंगे, देखिए मैक्सिमम क्या है, स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, अगर हम खाली इस पे ध्यान दें तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि जो प्रतिबल है वो अधिकतम कहाँ पे होगा, जहाँ पे y मैक्सिमम होगा। वाई मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जो सबसे दूर होगा, यानी कि जो सबसे दूर वाली लेयर है हमारी परत है, वहाँ पे हमारा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ऊपर भी और ऐसे ही नीचे भी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल चल रहा है डायरेक्टली। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँगा तो देखिए डायग्राम कैसा बनता है स्ट्रेस का, तो एक डायरेक्शन में अलग आती है, एक डायरेक्शन में अलग आती है, तो इस तरीके से एसएफडी बनता है इसका। इस तरीके से स्ट्रेस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे भी बीम बुड़ रही है, अगर बीम ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो रही है तो ये ऊपर वाला पोर्शन में क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो सिग्मा सी वहाँ पे लगेगा, और जो नीचे वाली लेयर है सबसे दूर वहाँ पे लगेगा सिग्मा टी।
तो इसलिए यहाँ पे नीचे टेंसाइल आएगा। अलग अलग इसलिए दिखाया है क्योंकि एक नेगेटिव से ऊपर होगा, एक नेगेटिव से हमारा नीचे होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव में, एक हमारा नेगेटिव में। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे सबसे दूरी जो होगी वहाँ पे स्ट्रेस हमारा अधिकतम होगा, और जहाँ पे स्ट्रेस अधिकतम होगा वहाँ पे मोमेंट भी हमारा अधिकतम होगा, बेंडिंग मोमेंट भी सबसे अधिकतम लगेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वजह से प्रतिबल उत्पन्न होगा। बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से उत्पन्न होगा? फोर्स की वजह से। पहले बल लगेगा और बल का हम क्या निकालेंगे? मोमेंट निकालेंगे, और जो मोमेंट अधिकतम जहाँ पे होगा वहीं अधिकतम उसकी वजह से, मोमेंट की वजह से हमारा जो स्ट्रेस है, प्रतिबल, वो भी हमारा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए मैक्सिमम हमारा जनरेट होगा क्या? स्ट्रेस। और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे जनरेट होता है? जहाँ पे वाई हमारा मैक्सिमम होता है, यानी कि जो सबसे दूर वाली लेयर है उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होती है हमारी, ठीक है। फिर आता है हमारा सक्शन मॉडुलस। सक्शन मॉडुलस क्या है बेसिकली? अगर इसी इक्वेशन में हम खाली इस पार्ट पे ध्यान दें, आई अपॉन वाई पे, तो इसको कहा जाता है सक्शन मॉडुलस। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर दें उस लेयर की डिस्टेंस से, वाई मैक्स से, तो वो हमारा सक्शन मॉडुलस कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। अब कोई जो सेक्शन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब कितना ज़्यादा वो लोड झेल सकता है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है सेक्शन मॉडुलस के, या हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। अब जो सेक्शन है वो हम इसी के बेस पर सिलेक्ट करते हैं। देखिए इसमें सवाल उठता है कि सर रेलवे लाइन जो है आई सेक्शन की क्यों होती है? आई सेक्शन शेप की इसलिए बनाई गई है क्योंकि उसका जो ये वैल्यू है जेड, वो क्या है? मैक्सिमम है। देखो अगर ये मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगा सकते हो, वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न हो सकती है। यानी कि अब हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड झेल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट उसके ऊपर लग सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट लगाना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या हम कहें सेक्शन मॉडुलस भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई सेक्शन का जो मॉडुलस है हमारा सेक्शन मॉडुलस, वो इन सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने रेलवे लाइन ना तो ऐसी बनाई सर्कुलर सेक्शन की, या हॉलो ट्यूब नहीं बनाई, या हमने चकोर नहीं बनाई रेक्टेंगुलर सेक्शन की, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैं निकालना चाहूँगा तो आई की वैल्यू है बी डी क्यूब अपॉन 12, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? वाई से। वाई क्या है? ये मैक्सिमम है, वाई मैक्सिमम मतलब सबसे दूर जो है, तो वाई मैक्स कितना है हमारा? डी बाई 2, ठीक है। तो डी बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो निकलते हैं हमारे, हमने मैकेनिक्स से पढ़े थे पहले। तो एक आता है हमारा सिग्मा एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट जो एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस कौन सा हो गया? ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तो वो निकलेगा समेशन ऑफ एरिया इंटू वाई स्क्वायर। और जो वाई है बेसिकली, वाई क्या है हमारी? डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस। कोई भी जो लेयर है कहीं पे भी हो, सपोज एक कोई लेयर यहाँ पे है, तो इस लेयर की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? इस एक्सिस से, तो ये क्या कहलाएगी? वाई कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आई वाई वाई निकालूंगा तो आई वाई वाई क्या आएगा? समेशन ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। या हम ऐसे लिख देंगे ए वाई स्क्वायर, कैपिटल ए जो है टोटल एरिया हो गया उस पूरी का बीम का, और वाई हो गया हमारा क्या? उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ए एक्स स्क्वायर, जो एक्स है अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे? वाई वाई एक्सिस से। देखो वाई वाई एक्सिस कहाँ पे होगा? वाई वाई एक्सिस यहाँ से पास होगा सेंटर से, ये हो गया वाई वाई एक्सिस। तो कोई लेयर अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहलाएगी एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम में आते हैं आपके क्वेश्चंस। तो इनके लिए हमें सबसे पहले तो बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मोमेंट पता होना चाहिए। दूसरा ये आई पता होना चाहिए हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने बता दिया, इतने ही जनरली यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है। आई का भी हम बाद में करेंगे। और सिग्मा यानी कि स्ट्रेस हो गई हमारी, और वाई जो है हमारी लेयर है, ये हमेशा हमें पता है हर एक पोर्शन की कि कितनी होती है हमारी वाई मैक्स।